जैसा कि आप सभी रोज सुनते होंगे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज के बारे में, तो आइए जानते हैं प्रशांत किशोर कैसे बने एक चुनावी रणनीतिकार से एक चुनावी राजनेता। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के सासाराम से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है कोनार, वहां पर हुआ। और उनके पिता पेशे से डॉक्टर थे। उनकी स्कूलिंग बिहार से ही हुई। उन्होंने आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन वे बाद में इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद वे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं पब्लिक हेल्थ में, जिसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस में नौकरी मिलती है और बहुत से पब्लिक हेल्थ के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जिसके बाद उन्हें वहाँ उतना अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो बीच में नौकरी छोड़ देते हैं और 2011 गुजरात विधानसभा इलेक्शंस में मुख्यमंत्री कहिए, उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनकी मदद करते हैं उस दौरान। और 2012 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। 2014 लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने सीएजी का फॉर्मेशन किया। सीएजी मीन्स सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार प्रशांत किशोर ने 200 प्रोफेशनल्स को हायर किया। 200 प्रोफेशनल आईआईटी से, फिर से अकाउंटेंसी से, हर क्षेत्र से उन्होंने 200 प्रोफेशनल्स को हायर किया, जिनका काम था मोदी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। उन्होंने मल्टीपल कैंपेन ऑर्गेनाइज किए, जैसे चाय पे चर्चा, 3D रैलियां किया ऑर्गेनाइज। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अभियान चलाया कि जिसके तहत मोदी को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। बाद में सीएजी का नाम बदल के आईपैक कर दिया जाता है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसका मुख्यतः जो सूत्रधार और फाउंडर होते हैं प्रशांत किशोर, ऋषिराज सिंह जो कि आईआईटी कानपुर के पास आउट हैं, और फिर प्रकृति जैन जो कि आईआईटी बॉम्बे के पास आउट है, फिर से विनेश चंदेल जो कि एनएलआईयू भोपाल के पास आउट है। उसके बाद साल आता है 2015 में वो नीतीश कुमार को भी चुनाव में मदद करते हैं, जिसके बाद महागठबंधन को एक बहुत बड़ी जीत मिलती है। जिसके बाद नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं और इसके बाद ही उनकी चुनावी जो सफर होती है शुरू होती है। तो साल 2018 और उन्हें नीतीश कुमार जेडीयू का वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। जिसके बाद वो साल 2020 तक, जनवरी 2020 तक रहते हैं, जिसके बाद वो खुद इस्तीफा दे देते हैं। इसी बीच उन्होंने कई पार्टियों का मदद किया, जैसे 2017 में कांग्रेस को यूपी विधानसभा इलेक्शंस के दौरान, जिसमें कि उन्हें 6 सीटें ही मिली, एक बहुत बड़ी हार की सामना करनी पड़ी। फिर 2017 में उन्होंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मदद किया, लेकिन उन्हें वहां जीत मिली। फिर आता है साल 2019 और वो जगनमोहन रेड्डी का भी मदद करते हैं, जहां पर उन्हें आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी जीत मिलती है। उसके बाद वे फिर 2020 में अरविंद केजरीवाल को मदद करते हैं, वहां भी उन्हें अच्छी जीत मिलती है। फिर आता है साल 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की भी वो मदद करते हैं और वहां भी उन्हें अच्छी जीत मिलती है। इसी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा को कहा था कि भाजपा 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। भाजपा 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह गई, सिर्फ 70 सीटें ही आई। तारीख आती है 2 मई 2022। इस दिन वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें संकेत देते हैं जन स्वराज अभियान का। फिर वो 2 अक्टूबर 2022 को बिहार के चंपारण में गांधी आश्रम से अपने जन स्वराज अभियान की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो 3500 किलोमीटर चले, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3500 किलोमीटर चलेंगे और गांव-गांव जाएंगे, लगभग 5000 गांव जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, कृषि से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड हर तरह की समस्याएं जानेंगे। उनका अभियान आज तक से जारी है और वो आज तक से पदयात्रा कर रहे हैं। उनका दावा है कि लगभग 1 करोड़ लोग उनसे जुड़ चुके हैं और वो इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी का स्थापना करते हैं, पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की नींव रखते हैं और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं मनोज भारती, जो कि रिटायर आईएफएस हैं। तो ये थी उस इंसान की कहानी जो पर्दे के पीछे रहकर नेताओं को जिताया और आज खुद मैदान में है। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।